देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जिसमें जो है हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे हेलो एल्केन के बारे में कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। जिसमें आपको बताया गया था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का यानी एल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर देने पर जब आप एक हाइड्रोजन कम करके एक हैलोजन लगा देते हो तो प्राप्त यौगिक आपके कहलाते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्केन है। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? जैसे कार्बन है, इसके साथ मान लीजिए मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए होता है। ये एक एल्केन है। एल्केन अब हमने देखा था कि जब हम एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, जैसे जैसे ही तुम एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करोगे तो बन जाएगा ये एल्किल। एल्किल और हटाए गए हाइड्रोजन के जगह आप लगा देंगे X, जिसको बोलेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। इसी तरह से मान लीजिए आपने क्या किया, फिर आपने मेथेन का, ऐसे ये मेथेन है, इसका हाइड्रोजन हटा करके मान लीजिए आप यहाँ पे लगा देंगे Cl, इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। एक बार Cl लगा दो, X की जगह क्या क्या लग सकता है बताओ? X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। X के जगह अलग अलग प्रकार का हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हमने देखा था कि जब हम एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोजन लगाते हैं तो उसको बोला जाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हेलो एल्केन बोलिए या एल्किल हैलाइड बोला जाता है। और एल्किल हैलाइडों का जनरल फॉर्मूला होता है RX। जब आप एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करोगे तो R बन जाएगा एल्किल, और उसी हटाए गए हाइड्रोजन की जगह X लगा देंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगी। हेलो एल्केन बन जाएगी। अब हेलो एल्केन के टाइप्स के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हैलोजन आएगी, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यानी ये एक एल्केन थी, इसका एक हाइड्रोजन कम करके मैंने Br लगा दिया, हेलो एल्केन बन गई। एथेन का एक हाइड्रोजन कम करके Br लगा दिया, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। अगला एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए ये भी एक एल्केन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। बताओ कितने हेलोजन आए हैं इसमें? एक। ये भी मोनो हेलो एल्केन है। अगला एग्जांपल आपका ये था, जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगा दिया I, ये भी मोनो हेलो एल्केन था। बात समझ में आई? तो हमने देखा था जब हम एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके एक हेलोजन लगा देते हैं तो उसको बोला जाता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला टाइप, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, यदि वो कार्बन एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो तो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ये क्या है? जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री। और यहाँ पे जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। और यहाँ पे जिस कार्बन से आयोडीन हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन 3 तरह के थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जिसमें ये चेक किया जाता है जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम हेलो एल्केन की डिग्री डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ये बताओ ये कितने डिग्री का होगा जल्दी से? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ इसमें कितने हैलोजन आ रहे हैं? एक हैलोजन आ रहा है। अब ये चेक करो जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। समझ गए? इनका नाम लिखने का तरीका आपको पता ही था, हेलो एल्केन। जैसे इसका नाम कैसे लिखते थे? Cl का नाम था क्लोरो, क्लोरो एक कार्बन आ रहा था तो मेथेन, क्लोरो मेथेन। उसके बाद इसमें भी एक हेलोजन आ रहा है तो इसका नाम था ब्रोमो एथेन, 2 कार्बन आ रहे हैं तो एथेन, ब्रोमो एथेन। इसका नाम जब लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 पे क्लोरो आ रहा है तो 2 क्लोरो, टोटल 3 कार्बन थे तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम जब लिखे थे तो 1 2 3 कार्बन, 2 पे मैथिल छोटा, 2 पे आइडो छोटा, इसका नाम था 2 आइडो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 आइडो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 आइडो 2 मैथिल प्रोपेन। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 पे मैथिल 2 पे क्लोरो, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल, 2 क्लोरो 2 पे मैथिल और 4 कार्बन के लिए वो हो जाएगा ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन।
तो इस तरह से ये मोनो हेलो एल्केन्स थे, जिसमें एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा करके जब हम एक हाइड्रोजन लगा देते हैं तो प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। फिर हमने बात की थी डाई हेलो एल्केन के बारे में। इसके बारे में बात की डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन मतलब जब आप एल्केन के दो हाइड्रोजन हटा करके दो हाइड्रोजन लगा दोगे, और ये दो प्रकार के थे। एक प्रकार था पहला जेमिनल, जेमिनल, और दूसरा प्रकार था हिसिनल, हिसिनल डाई हेलो एल्केन। जेमिनल कौन से थे? आपको बताया था जब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए ये एक कार्बन, इसके साथ मान लीजिए एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगा दो। एक ही कार्बन के साथ जब दो हाइड्रोजन लगे थे तो उसको हमने बोला था जेमिनल, जेमिनल डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो मतलब इसमें दो हाइड्रोजन आएगा, एल्केन का दो हाइड्रोजन हटाकर दो हाइड्रोजन, जब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन तो उसको हमने बोला था जेमिनल। क्या बोला था? इसका नाम क्या हो जाएगा? एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, 1,1 डाइक्लोरो। एक ही कार्बन पे दो क्लोरो लगे हैं, 1,1 डाइक्लोरो, दो कार्बन आ रहे हैं, एथेन, एथेन हो जाएगा, एथेन। ये था जेमिनल का उदाहरण, जेमिनल। दूसरा विसिनल क्या था? अगल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दिया और एक बगल वाले कार्बन पे लटका दिया, ये लीजिए यहाँ पे और यहाँ लगा दिया CH3। तो जब दो पड़ोसी कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हों, अगल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हों, दो हाइड्रोजन आ गए तो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा, और इसको बोलोगे विसिनल। क्या बोलोगे? विसिनल डाई हेलो एल्केन, विसिनल डाई हेलो एल्केन। अब इसका नामकरण करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 कार्बन आए हैं तो ब्यूटेन, ब्यूटेन ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये जेमिनल है और ये विसिनल है। एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन तो जेमिनल टाइप का डाई हेलो एल्केन, अगल बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो विसिनल टाइप का डाई हेलो एल्केन। ये डाई हेलो एल्केन थे। उसके बाद हमने बात की थी ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या थे? 3 हाइड्रोजन, एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, जैसे ये मेथेन है H H H और यहाँ पे H, इसका नाम है मेथेन। मेथेन के 3 हाइड्रोजन हटा करके जब हमने 3 जगह हाइड्रोजन लगा दिया था, जैसे ये एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन छोड़ो, 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 जगह X लगा दो। 3 कार्बन के मेथेन के 3 हाइड्रोजन हटाकर 3 जगह X लगा दो, तो इसको हमने बोला था हेलोफॉर्म। क्या बोला था? हेलोफॉर्म। और इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा था CHX3, CHX3। अब ये 3 प्रकार का हमने देखा था, जब हमने तीनों X की जगह Cl चिपका दिया था उठा के, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो इसको बोले थे क्लोरोफॉर्म। क्या बोले थे? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। दूसरा जब हमने तीनों X की जगह क्या लगा दिया था? Br लगा दिया था, ब्रोमीन लगा दिया था, तीनों X की जगह ब्रोमीन उठा के लगा दिया था, तो इसको बोला था हमने ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और लास्ट में जब हमने तीनों की जगह उठा करके आयोडीन लगा दिया था, तीनों X की जगह क्या लगा दिया था? आयोडीन लगा दिया था, तो इसको हमने बोला था आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये 3 उदाहरण हमारे थे हेलोफॉर्म के, यही था ना। फिर लास्ट में हमने बात की थी टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन में हमने क्या देखा? 4 हाइड्रोजन, टेट्रा मतलब 4, हेलो मतलब हाइड्रोजन। जब आप मेथेन है, मान लीजिए मेथेन के चारों हाइड्रोजन हटा करके चारों जगह X चिपका दीजिए, तो कार्बन के साथ 4 X मतलब हाइड्रोजन, तो इसको शॉर्ट में लिखा था CH4। और जब चारों X की जगह हमने Cl लगा दिया था, तो सबसे फेमस टेट्रा हेलो एल्केन बन गया था। इसका नाम था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सामान्य नाम है, तो जनरल नेम क्या था? टेट्राक्लोरोमेथेन, 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 टेट्राक्लोरोमेथेन। यही तक हमने पढ़ा था, यही तक तो पढ़ा गया था कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके जब आप एक हाइड्रोजन लगा दोगे तो बनेगा मोनो हेलो एल्केन, और मोनो हेलो एल्केन 3 तरह का था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद एल्केन का 2 हाइड्रोजन हटा करके जब आप 2 हाइड्रोजन लगा दोगे तो बनेगा डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार के थे, जेमिनल और विसिनल। एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो उसको जेमिनल डाई हेलो एल्केन, अगल बगल वाले कार्बन्स पे हाइड्रोजन रहता तो विसिनल डाई हेलो एल्केन। और फिर ट्राई हेलो एल्केन में हमने केवल वे ट्राई हेलो एल्केन पढ़ने थे जिसमें एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। मेथेन से बने हुए ट्राई हेलो एल्केन, मेथेन का 3 हाइड्रोजन हटा करके जब 3 जगह X लगा दिया जाता है तब बनता है ट्राई हेलो एल्केन, या इस ट्राई हेलो एल्केन को हेलोफॉर्म बोला जाता है। तीनों X की जगह Cl लगा देने पर बनेगा क्लोरोफॉर्म, तीनों X की जगह Br लगा देने पे बनेगा ब्रोमोफॉर्म, तीनों X की जगह I लगा देने पे बनेगा आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। बस बताइए इस तरह से जो है
ये हेलो फॉर्म थे। और फिर टेट्रा हेलो एल्केन में एक ही कार्बन पे 4 हेलोजन, जब आप मीथेन का चारों हाइड्रोजन हटाकर चारों जगह X लगा देते हो तो टेट्रा हेलो एल्केन बनता है, जिसमें जब हम चारों X की जगह Cl लगा देते हैं तो बनती है कार्बन टेट्रा। अब 2-3 तरह का हेलो एल्केन और होता है, देखो मेनली हमें चैप्टर में मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में बात करनी है, इनके बारे में क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, इन सबको बनाने की विधियां पढ़नी है। हमारे सिलेबस में मोनो हेलो एल्केन है, और मोनो हेलो एल्केन्स को भी हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड्स के नाम से, एल्किल हैलाइड भी बोला जाता है हमको। तो हमें एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां पढ़नी है कि एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हमको बात करते हैं, ठीक है। तो अब 2-3 तरह का एल्किल हैलाइड और होता है, हेलो एल्केन और होती है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दो, तो आपको इतना लिखवाया भी जाए क्यों। देखो हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। अब हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो है उसमें हमने हैलोजन परमाणुओं के आधार पे 3 प्रकार का इसको देखा। एक हमने देखा मोनो हेलो एल्केन, दूसरा हमने क्या देखा, डाई हेलो एल्केन, तीसरा हमने देखा ट्राई हेलो एल्केन, और चौथा हमने देखा टेट्रा हेलो एल्केन। एक मोनो हेलो एल्केन हमने देखे 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के थे, एक था 1 डिग्री, एक था 2 डिग्री और एक था 3 डिग्री। डाई हेलो एल्केन हमने 2 तरह के देखे, एक था जेमिनल और दूसरा क्या था, विसिनल। और ट्राई हेलो एल्केन में हमने ये वाला देखा, ट्राई हेलो एल्केन में हमने हेलो फॉर्म्स को देखा, हेलो फॉर्म, और हेलो फॉर्म कौन सा था, CH3 प्रकार का। और टेट्रा हेलो एल्केन में हमने CH4 टाइप का देखा, CH4 टाइप का। अब आगे देखो, अब ये जो आपके हेलो एल्केन होते हैं ये ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है डबल बॉन्ड कहीं आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के आधार पर और हैलोजन एटम की पोजीशन के आधार पर ये 3 प्रकार के और होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। अब एक टाइप आपका हेलो एल्केन का होता है एलाइलिक हैलाइड। क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड। दूसरा टाइप होता है विनाइलिक हैलाइड, और तीसरा टाइप होता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो इन तीनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, पिछले क्लास में हमने हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बात की थी, जिसमें मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन के बारे में बात की गई थी। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उन्हें बोला जाता है मोनो हेलो एल्केन, और ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उनको बोला जाता है डाई हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं ट्राई हेलो एल्केन, और जिसमें 4 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें टेट्रा हेलो एल्केन कहा जाता है। तो हमने हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार के बारे में बात कर ली थी। अब आज हम लोगों को हेलो एल्केन के वर्गीकरण में इन 3 प्रकार के हेलो एल्केनों के बारे में और बात करनी है। तो सबसे पहला टाइप जो आज हमें देखना है वो है एलाइलिक हैलाइड। तो ये एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने ये हेलो एल्केन लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CO। देखिए एलाइलिक हैलाइड हम किसे बोलते हैं, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो उसका पड़ोसी कार्बन उसको बोला जाता है एलाइल कार्बन। तो ये कार्बन जो है इसको बोलोगे एलाइल कार्बन। डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन एलाइल कार्बन कहलाता है। और जब हैलोजन परमाणु एलाइल कार्बन से जुड़ा होता है
तो उसको बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हैलोजन परमाणु डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हैलाइड को तुम बोलोगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, तो ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? कार्बन परमाणु को आप जब नाम लिखेंगे तो कहां से कार्बन को गिनेंगे? जहां से डबल बॉन्ड को वरीयता मिलेगी। कि आपको पता है Cl जो है एक प्रतिस्थापी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो जब कोई प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड दोनों आ जाए कार्बन चेन में, तो हमेशा कार्बन को वहां से काउंट करोगे जहां से डबल बॉन्ड को वरीयता मिलेगी। अगर मैं यहाँ से गिनूंगा तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, और इधर से गिनूंगा तो 1 2 फिर 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन इधर से गिनने पे हम क्लोरो को भी वरीयता दे देंगे, तो इसलिए आप काउंट यहाँ से करिए 1 2 3 4। टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं, तो 1 नंबर कार्बन पे क्लोरो लगाया तो नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन काउंट किया आपने? 4 कार्बन हो जाएगा ब्यूट, और 2 नंबर वाला कार्बन डबल बॉन्ड नंबर आ रहा है तो हो जाएगा ईन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 ईन। तो आई थिंक अब आपको एलाइलिक हैलाइड के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें कार्बन परमाणु हैलोजन एटम उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है जो डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन होता है। जैसे एक एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इसी पहले वाले एटम में मान लीजिए मैंने Br लगा दिया और यहाँ पे कर दिया CH3। बताइए क्या ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं और डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे मैंने हैलोजन एटम लगा दिया है, तो डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे जो हैलोजन लगा होगा तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। जल्दी से नाम बताइए, इसका नाम बताओ। 1 कहां से काउंट करोगे? यहां से गिनोगे 1 2 3 4। 1 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट हो जाएगा, और 2 नंबर वाला डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2 पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नाम 1 ब्रोमो ब्यूट 2। तो ये होते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। सेकंड टाइप का जो हैलाइड है हमारा वो है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है? जैसे थर्ड एग्जांपल यहां पे देखेंगे, विनाइलिक हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे मान लीजिए लगा दिया मैंने Cl और डबल बॉन्ड CH2। ये देखो बेटा, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसी कार्बन के साथ हमने हैलोजन एटम को लगाया हुआ है। तो विनाइलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन एटम डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से लगा होता है। जैसे ये दोनों कार्बन क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड बना रहे हैं, और डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से हैलोजन एटम मैंने लगा दिया है। डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से हैलोजन एटम लगा दिया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से जब हैलोजन एटम जुड़ा रहेगा तो उसको बोला जाएगा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। तो ये जो हैलाइड है इसका नाम क्या है? ये विनाइलिक टाइप का हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड। और इसका नाम बताएंगे जल्दी से। ये डबल बॉन्ड को वरीयता देखिए, यहां से गिनोगे 1 2 3, 2 नंबर पे कौन आ रहा है? क्लोरो, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन काउंट किया आपने? 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोप, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आया है तो 1 पे ईन, तो ये नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोप 1 ईन। ये विनाइलिक प्रकार के हैलाइड का एग्जांपल है। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से जुड़ा होता है, ये होते हैं विनाइलिक। क्या होते हैं? और लास्ट टाइप का जो हमारा है वो है बेंजाइलिक। यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? जैसे आपको पता है ये जब मैं बेंजीन रिंग से, जब मैं ये बेंजीन रिंग है बेंजीन, तो बेंजीन का हाइड्रोजन हटाकर बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम करके जब मैं डायरेक्ट रिंग से हैलोजन एटम जोड़ दूंगा तो इसको बोला जाता है हेलोएरीन। क्या बोला जाता है? हेलोएरीन। ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, ये है हेलोएरीन। जब आप बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके डायरेक्ट रिंग से हैलोजन एटम जोड़ दोगे तो उसको बोला जाएगा हेलोएरीन। हेलोएरीन। लेकिन अगर आप ऐसा कर दें, मान लीजिए आपके पास ये है आपका बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाइए और उस हटाए गए हाइड्रोजन से तुम रिंग पे एक और कार्बन जोड़ो, कार्बन जोड़ो, और फिर इस कार्बन के साथ जब तुम हैलोजन एटम जोड़ दोगे तब इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। तो जब बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन
के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक। आपको पता है बेंजीन देखने में हर कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन, यहाँ कार्बन है, हर कॉर्नर पे कार्बन है, और हर कार्बन के साथ क्या क्या होती है, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इस वाले के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ इस वाले कार्बन की जो हाइड्रोजन थी, उस हाइड्रोजन को हटाकर हमने एक और कार्बन जोड़ा, और इस वाले कार्बन से जब रिंग के बाहर वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन एटम आप जोड़ दोगे, जो कार्बन रिंग निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, उससे जब हाइड्रोजन एटम जोड़ दोगे तो इस प्रकार के हैलाइड को बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। और जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट रिंग निर्माण करने वाले कार्बन से जोड़ दोगे तो उसको बोला जाता है हेलोएरीन, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा हेलोएल्केन के बाद। तो ये हेलोएरीन होते हैं। और जब आप बेंजीन का हाइड्रोजन हटा करके रिंग के बाहर वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम जोड़ोगे तो उसको बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड और होते हैं। कौन कौन से थे, एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक। एलाइलिक हैलाइड में डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम, जैसे एग्जांपल नंबर 1। फिर उसके बाद विनाइलिक हैलाइड डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम, जैसे एग्जांपल नंबर C। और उसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड बेंजीन रिंग से बाहर जुड़े कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा तो उसको बोला जाएगा बेंजाइलिक। ये तीनों प्रकार के हैलाइड आपको समझ में आए, एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक। तो ये हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब आगे हमें जो है इसमें बात करनी है हेलोएल्केन के निर्माण की विधियां, हेलोएल्केन के निर्माण की विधियां। तो आप इनको नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं हेलोएल्केन के निर्माण की विधियों के ऊपर। तो हेलोएल्केनों के वर्गीकरण के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं हेलोएल्केन के निर्माण की विधियां, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोनो हेलोएल्केन बनाने की विधियां। मोनो हेलोएल्केन बनाने के कौन कौन से मेथड्स जो हैं हमारे पास हैं, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन के निर्माण। मोनो हेलोएल्केन के निर्माण की विधियां। देखिए, मोनो हेलोएल्केन बनाने का सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो है एल्केनों का हैलोजनीकरण। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा। ये पहला मेथड है मोनो हेलोएल्केन के निर्माण का, जिसमें हम कोई एल्केन लेते हैं और उस एल्केन का रिएक्शन हम करवा देते हैं हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ। अब ये हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं, देखो, जब भी आप रिएक्शन करवाने के लिए हैलोजन लोगे तो आपको क्या लेना है, या तो लेना है क्लोरीन Cl2, Cl2 को बोलेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, और या तो आप लोगे Br2, इसको बोलोगे आप ब्रोमीन, ब्रोमीन, और या तो आप लोगे I2, I2 को क्या बोलोगे, आयोडीन, आयो। ठीक है, जब भी आपको हैलोजनीकरण करवाना हो तो या तो आपको क्या करना रहता है, दिए गए यौगिक का रिएक्शन क्लोरीन से करवाना होता है, या तो ब्रोमीन से करवाना होता है, और या तो आयोडीन से करवाना होता है। इन तीनों को ही मिला करके बोलते हैं हम लोग हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का अर्थ होता है आप जब किसी भी यौगिक का रिएक्शन या तो क्लोरीन से करवा दो, या तो ब्रोमीन से करवा दो, और या तो आयोडीन से करवा दो। जब आप किसी यौगिक का रिएक्शन क्लोरीन से करवाओगे तो उसको बोला जाएगा क्लोरीनीकरण। क्या बोला जाएगा, क्लोरीनीकरण। जब आप ब्रोमीन से करवाओगे तो ब्रोमीनीकरण, और जब आप आयोडीन से करवाओगे तो आयोडीनीकरण। तो हैलोजनीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण और या आयोडीनीकरण। तो हैलोजनीकरण में हम इन तीनों रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। मेथेन का या किसी दी गई एल्केन का हम क्लोरीनीकरण करवाएंगे, फिर ब्रोमीनीकरण करवाएंगे और फिर आयोडीनीकरण करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एल्केनों का हैलोजनीकरण कैसे किया जाता है। जैसे आपको पता है एल्केन क्या होती है, एल्केन मतलब कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, एल्केन। जैसे ये, अब बताओ ये क्या है, R सिंगल बॉन्ड H, ये एल्केन है कि नहीं, ये बताइए, एल्केन है ना ये। अरे R मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल कैसे बना था, एल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया था जब हमने, एल्किल बना था। अब उसी एल्किल में जब तुम हाइड्रोजन दोबारा लाके जोड़ दोगे तो एल्केन नहीं बन जाएगी। एल्केन कैसे बना, एल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर देने पे R बना था, जब R में तुम हाइड्रोजन दोबारा जोड़ दोगे तो बन जाएगा एल्कीन। तो एल्केन बन गई एल्केन।
अब अगर आपको इसका हैलोजनीकरण करवाना है तो इस एल्केन का रिएक्शन आप करवाओ हैलोजन से। हैलोजन मतलब X2 की जगह क्या लगाया जा सकता है Cl2, Br2 या I2। हैलोजन्स जो होते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये आप जानते हैं कि दो हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो है डाइमर बना देते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म बना देते हैं। जैसे Cl2 कैसे बनेगा, जैसे क्लोरीन, ये Cl2 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि दो क्लोरीन एटम जो है उनके बाहर कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, हैलोजन के बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि दोनों क्लोरीन एटम 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास बचाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, साझेदारी में लगा देंगे। कोवालेंट बॉन्ड क्लास 11 में आपने पढ़ा था ना, एक इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी में लगाएगा, एक ये वाला क्लोरीन लगाएगा और दोनों एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, अष्टक पूरा कर लेंगे और दोनों क्लोरीन्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से दोनों जुड़ जाएंगे, Cl सिंगल बॉन्ड। समझ गए? तो सारे हैलोजन्स यही करते हैं, दो हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं और जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाता है, ब्रोमीन Br2 के रूप में पाया जाता है और आयोडीन I2 के रूप में पाया जाता है। और इन तीनों को ही जनरल फॉर्म में हम कह देते हैं X2। अब इस X की जगह एक बार Cl, एक बार Br, एक बार I2 लगा रहता है। तो जब हम किसी एल्केन का हैलोजनीकरण करवाते हैं तो एल्केन लेते हैं, जैसे एल्केन, और इस एल्केन का रिएक्शन हम करवाते हैं हैलोजन के साथ। हैलोजन क्या होता है X2। अब करते क्या है, ये रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो Hν मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनते हैं, जो आगे हम अभी इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। तो इस रिएक्शन में होगा सब्स्टिट्यूशन, एल्केन की हाइड्रोजन हट जाएगी और उसके जगह हैलोजन एटम आकर के जुड़ जाएगा। अरे खुद दिमाग लगाओ, हेलो एल्केन बनाने के लिए तुमको हैलोजन जोड़ना पड़ेगा एल्किल से। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगी और एक X एटम अंदर आ जाएगा और बनेगा RX। क्या बनेगा RX, और साथ में ये जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा ये दूसरे X के साथ मिलकर के बनेगा HX। और ये जो RX बना है इसी को बोला जाता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये तो मैंने तुमको जनरल रिएक्शन बताया कि होगा कैसे। आपको एल्केन जो दी गई होगी उसका रिएक्शन आप किसी हैलोजन परमाणु से करवा दोगे और हैलोजन परमाणु से करवाने के लिए आपको यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, जो आगे हम देखेंगे कैसे होगा। तो इसमें होगा क्या, एल्केन की हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन के स्थान पे हैलोजन एटम जाकर के जुड़ जाएगा और तैयार हो जाएगा हमारा हेलो एल्केन। क्या तैयार हो जाएगा, हेलो एल्केन। समझ गए बात को। लेकिन ये जो मेथड है हेलो एल्केन के निर्माण का, ये एक अच्छा मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इस मेथड में जब हम हेलो एल्केन बनाएंगे तो हमें हेलो एल्केनों का मिक्सचर मिलेगा। हमें मोनो हेलो एल्केन भी मिल जाएगा, हमें डाई हेलो एल्केन भी मिल जाएगा, हमें ट्राई हेलो एल्केन भी मिल जाएगा और हमें टेट्रा हेलो एल्केन भी मिल जाएगा। तो 4 प्रकार के हेलो एल्केनों का मिश्रण मिलेगा। अब इसी रिएक्शन में हम पहला एग्जांपल लेने वाले हैं, जैसे एल्केन का सबसे छोटा एग्जांपल मीथेन। तो अब एल्केन की जगह हम सबसे छोटी एल्केन लेने वाले हैं मीथेन, और मीथेन का हम लोग हैलोजनीकरण करवाने वाले हैं और मीथेन का हैलोजनीकरण करवा के देखेंगे कि क्या क्या बनेगा। तो हेडिंग डालेंगे कॉपी में, मीथेन का क्लोरीनीकरण। मीथेन का क्लोरीनीकरण। तो अब हम लोग मीथेन का क्लोरीनीकरण करने वाले हैं। तो मीथेन क्या होती है, देखिए यहाँ पे, तो मीथेन है हमारे पास कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स, 4, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो अब मीथेन का अगर मुझे क्लोरीनीकरण करवाना है तो बताओ मैं क्या लूंगा, क्लोरीन लूंगा ना। क्लोरीनीकरण करवाने के लिए क्लोरीन लोगे, ब्रोमीनीकरण करवाने के लिए ब्रोमीन लेंगे और आयोडीनीकरण करवाने के लिए आयोडीन लेंगे। तो मीथेन का क्लोरीनीकरण, ये मीथेन का क्लोरीनीकरण करवाने के लिए क्या लोगे बेटा, क्लोरीन Cl2। और ये रिएक्शन कैसे होगा, धूप की प्रेजेंस में होगा। तो एरो के ऊपर लिख दोगे Hν मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। तो मीथेन का रिएक्शन जब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से होगा तो होगा क्या, एक एक करके मीथेन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। ये Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है,
मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा और मेथेन के 4 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, ये चारों हाइड्रोजन एक एक करके क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे होगा क्या, ये रिएक्शन आप 4 स्टेप में दिखा सकते हो, एक एक करके मेथेन के चारों हाइड्रोजन हटाओ और चारों जगह हैलोजन लगा दो। जैसे देखो होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में मेथेन का पहला हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन अंदर और एक हाइड्रोजन बाहर, क्लोरीन अंदर हाइड्रोजन बाहर, तो क्या होगा 3 हाइड्रोजन बचेंगे मेथेन के पास, 3 हाइड्रोजन बचे और एक हाइड्रोजन बाहर हो गया, उसके स्थान पे कौन आ गया, Cl। Cl आ गया कि नहीं आ गया, और बचा क्या, ये हाइड्रोजन जो बाहर गया तो दूसरे Cl से मिलकर बनेगा HCl। क्लोरीन कितने थे, 2 क्लोरीन है ना, तो 2 में से एक क्लोरीन अंदर चला गया, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया, तो यहाँ हमने 3 हाइड्रोजन तो वैसे बचा दिए और एक हाइड्रोजन हटा करके अंदर क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। अब जो ये जो हाइड्रोजन निकला वो दूसरे वाले क्लोरीन से जुड़ करके बन जाएगा HCl और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा, तो एरो के नीचे मैंने लिखा -HCl, यानी HCl बाहर हो गया। अब इसमें क्या हुआ, मेथेन का हाइड्रोजन बाहर और क्लोरीन अंदर। अब देखो ये रिएक्शन यही नहीं रुकता, इस रिएक्शन में दिक्कत ये है, ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगा। जैसे हमें यही बनाना था मोनोहेलोएल्केन, बताओ ये क्या बन गया, मोनोहेलोएल्केन बन गया ना, क्लोरोमेथेन। लेकिन समस्या ये है, ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगा, ये जो बना है ये दोबारा क्लोरीन के दूसरे परमाणु से रिएक्शन कर लेगा, क्लोरीन के दूसरे अणु से, तो क्लोरीन का दूसरा अणु आएगा और ये दूसरे अणु से रिएक्शन कर लेगा। अब बताओ कितने हाइड्रोजन अभी बचे हैं मेथेन के पास, 3। अब एक और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एक और क्लोरीन अंदर आ जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा। अब कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 2 क्लोरीन हो जाएंगे कार्बन के साथ, अब 2 हाइड्रोजन बचेंगे। अब फिर जो हाइड्रोजन बाहर निकला वो दूसरे Cl से मिलके क्या बन जाएगा, HCl -HCl। क्या बताओ आगे अभी और रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। कितने हाइड्रोजन बचे हैं अभी, मेथेन के पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो अब ये दोनों हाइड्रोजन भी एक एक करके रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे ये बना है कार्बन के साथ अभी कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। अब क्या होगा, ये फिर किसी तीसरे क्लोरीन अणु से रिएक्शन कर लेगा और फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन बाहर और एक और क्लोरीन अंदर, और फिर दूसरा वाला क्लोरीन H के साथ मिलकर के HCl बना देगा। अब कितने क्लोरीन हो जाएंगे बताओ बेटा, कार्बन के साथ कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 3 क्लोरीन। अभी एक बार और रिएक्शन होगा क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन बची हुई है, एक हाइड्रोजन बची हुई है, तो होगा क्या, अब एक और क्लोरीन अणु आएगा और ये चौथे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा और एक और HCl बाहर हो जाएगा और आपका फाइनली कार्बन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाएंगे, कार्बन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे और अब जाकर के रिएक्शन रुक जाएगा। बात समझ में आई। तो आपने क्या देखा, इस रिएक्शन में मेथेन के चारों हाइड्रोजन एक एक करके क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए। तो आप देख पा रहे हो ये जो बना ये है क्लोरोमेथेन, मोनोहेलोएल्केन, क्लोरोमेथेन बना, क्लोरोमेथेन। फिर आगे क्या हुआ, ये जो बना यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये बना डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। और ये जो थर्ड वाला बना है इसको क्या बोलोगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसी को क्लोरोफॉर्म बोला था, ट्राइक्लोरोमेथेन। और ये जो चौथा वाला बना है इसको क्या बोलोगे, टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। अब बताओ ये जो रिएक्शन है ये हेलोएल्केन के बनाने का बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन से के साथ समस्या ये है कि हमें हेलोएल्केनों का मिक्सचर मिल रहा है। थोड़ा सा ये भी बन गया बर्तन में, थोड़ा सा ये भी बन गया, थोड़ा सा ये वाला भी बन गया, थोड़ा सा ये वाला भी बन गया, तो कोई भी अच्छी क्वांटिटी में नहीं बना। तो इसलिए ये हेलोएल्केन के निर्माण की अच्छी विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि इस विधि में हेलोएल्केनों का मिक्सचर बन गया, मोनोहेलोएल्केन भी बन गया, डाइहेलोएल्केन भी बन गया, ट्राई भी बन गया और टेट्रा भी बन गया। और हम ज्यादा क्या बनाना चाहते थे, मोनोहेलोएल्केन, क्लोरोमेथेन चाहते थे हम ज्यादा बन जाए, लेकिन इसमें क्या हुआ, बाकी सारे प्रोडक्ट भी बन गए, क्योंकि इस रिएक्शन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। आप अगर थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्लोरोमेथेन ये ज्यादा बने, तो इस रिएक्शन में एक काम आप ये कर सकते हो, ये बताओ इस रिएक्शन में बार बार रिएक्शन कौन कर रहा है जाके, क्लोरीन ही तो बार बार जाकर के एल्केन परमाणु से रिएक्शन कर रहा है। तो अगर आप इस रिएक्शन में क्लोरीन को कम मात्रा में ले लो, क्लोरीन को बहुत थोड़ा ले लो और मेथेन को बहुत ज्यादा ले लो,
मीथेन को बहुत ज्यादा ले लो। तो जब क्लोरीन एक बार मीथेन से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा, और उसके बाद ये जो क्लोरीन दोबारा रिएक्शन करने आ रहा है ये बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा क्लोरीन एक बार रिएक्शन करके। तो हमारा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, हमें ये ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो इस रिएक्शन में क्लोरोमीथेन ज्यादा बने तो आप क्या करोगे? क्लोरीन को कम मात्रा में ले लेंगे और मीथेन को ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक्सेस में ले लोगे, एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में लेना, एक्सेस में ले लेंगे। और इसको क्या करोगे? इसको कम मात्रा में ले लोगे, कम मात्रा में, लो क्वांटिटी में ले लेंगे, कम मात्रा में। तो अगर आप मीथेन का क्लोरीनीकरण करवाते समय मीथेन को खूब ज्यादा ले लो और क्लोरीन को कम मात्रा में ले लो तो क्लोरोमीथेन हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तब भी ये तीनों बनेंगे लेकिन ना के बराबर बनेंगे। तो अगर आप चाहते हो मीथेन के क्लोरीनीकरण में क्लोरोमीथेन ज्यादा बने तो क्या करोगे? क्या करोगे? आप चाहते हो कि यही पे रिएक्शन रुक जाए, आगे ना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? मीथेन को ज्यादा और क्लोरीन को कम मात्रा में ले लेंगे, क्योंकि क्लोरीन ही बार बार जाकर के हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर रहा है। तो आप चाहते हो कि हाइड्रोजन केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो और क्लोरोमीथेन की रिएक्शन रुक जाए। तो आराम से आप क्या करेंगे? ये इसको जो है आप क्लोरीन को कम मात्रा में लोगे और मीथेन को एक्सेस में ले लोगे, जिससे कि ये ज्यादा बनेगा। और अगर आपने जस्ट रिवर्स कर दिया, क्लोरीन को खूब ज्यादा ले लिया और मीथेन को कम ले लिया, तो क्या होगा? तब ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि क्लोरीन जब ज्यादा हो जाएगा वो जल्दी जल्दी चारों हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाएगा मीथेन के चारों हाइड्रोजन के स्थान पे, तो ये ज्यादा बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में आप मीथेन और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करके प्रोडक्ट पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर क्लोरोमीथेन ज्यादा बनाना हुआ तो आप मीथेन को ज्यादा लोगे, क्लोरीन को कम मात्रा में लोगे। और अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड ज्यादा बनाना हुआ तो आप क्लोरीन को खूब ज्यादा ले लोगे और मीथेन को कम ले लोगे, क्योंकि क्लोरीन ही तो हाइड्रोजन्स को हटाएगा जाके। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर आपका ये मीथेन एक्सेस में होगा, क्लोरीन कम मात्रा में होगा, तो आपका क्लोरोमीथेन इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, ज्यादा बनेगा। तो बताओ समझ में आया? तो ये फर्स्ट रिएक्शन था मीथेन का क्लोरीनीकरण, मीथेन का क्लोरीनीकरण, जिसमें हमें हेलो एल्केन्स का मिक्सचर मिल रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं हेलो एल्केन में मोनो हेलो एल्केन, तो आप मीथेन को एक्सेस में लेंगे, क्लोरीन को कम मात्रा में लेंगे। अगर आप टेट्राक्लोरोमीथेन ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे, मीथेन को कम मात्रा में ले लेंगे। समझ गए? तो इस तरह से जो है ये था मीथेन का क्लोरीनीकरण। अब आगे हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में कि रिएक्शन होता कैसे है। तो पहले आप इस जनरल रिएक्शन को नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखो, तो अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं कि मीथेन का क्लोरीनीकरण किस प्रकार से होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या मामला है? देखिए, अब ये जो रिएक्शन है इसमें मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। अब आपको मैंने बताया था मुक्त मूलक के बारे में। यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो एटम है ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इस बॉन्ड में समविदलन हो जाए, होमोलिटिक फिजन, यानी अगर ये बॉन्ड बराबरी से टूट जाए तो एक इलेक्ट्रॉन ए को वापस मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी को वापस मिल जाएगा। तो ए पे एक डॉट लगा दोगे और एक डॉट बी पे लगा दोगे, तो ये जो बना इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। और याद करिए, हमने बताया था आपको जीओसी में कि मुक्त मूलक बनने की 5 कंडीशन। कितनी कंडीशन? मुक्त मूलक किसी भी रिएक्शन में कब बनेगा? सबसे पहला ये याद है ना वर्ड हेल्पर, HLPE, हेल्पर। H का मतलब था हीट, L का मतलब क्या था? लाइट, P का मतलब क्या था? पर ऑक्साइड, E का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, एंड R का मतलब यहाँ पे था रेडिकल। अगर किसी रिएक्शन में ये 5 परिस्थितियां तुमको दिखें तो जान लो वहां पे क्या बनने वाला है? मुक्त मूलक। क्या बनने वाला है? मुक्त मूलक। तो आइए अब इस रिएक्शन को देखते हैं कि इस रिएक्शन के लिए धूप क्यों जरूरी है। एरो के ऊपर मैंने लाइट क्यों ली? क्या अंधेरे में रिएक्शन करवाने पे होगा? नहीं होगा। तो इस रिएक्शन के लिए लाइट क्यों जरूरी है, धूप क्यों जरूरी है, और ये रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करेगा उसके बारे में मैकेनिज्म के थ्रू ही हम जान पाएंगे। देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है इसके 3 चरण होते हैं।
मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा अगर कोई रिएक्शन संपन्न हो रहा है तो उसके कितने चरण होते हैं? 3 चरण। सबसे पहला चरण क्या होता है? देखो नंबर 1 पहले चरण को बोला जाता है श्रृंखला प्रारंभन। क्या बोला जाता है? श्रृंखला प्रारंभन। श्रृंखला प्रारंभन अंग्रेजी बोलोगे चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन। देखो इस चरण में क्या होता है बेटा, आपने रिएक्शन करवाने के लिए हैलोजन लिया है, क्लोरीन लिया है, तो सबसे पहले चरण में क्लोरीन जब धूप के संपर्क में आएगी तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच बना हुआ बॉन्ड बराबरी से ब्रेक करेगा और क्लोरीन मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। जैसे ये सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ में ये जो आपने क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन Cl2 में अभी मैंने समझाया था आपको, 2 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखे हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। धूप के संपर्क में आने पर ये जो रिएक्शन में मैंने H2 का प्रयोग किया है, अब आपको पता है मुक्त मूलक बनने की कंडीशन में धूप होती है कि नहीं होती? बताओ, लाइट है ना 2 नंबर पे, तो धूप की उपस्थिति में, धूप की प्रेजेंस में ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बराबरी से ब्रेक कर जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बराबरी से टूटेगा और 2 Cl डॉट बनेंगे, Cl डॉट प्लस में Cl डॉट, और ये जो Cl डॉट बना है इनको बोलोगे क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, ये बन गया मुक्त मूलक। तो सबसे पहले चरण में क्या हुआ कि जो आपने हैलोजन लिया था, क्लोरीन जो लिया था, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद था, तो धूप की प्रेजेंस में क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड में होमोलिटिक फ्यूजन हो गया, समविदलन हो गया और ये बॉन्ड बराबरी से टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल गया, बन गया मुक्त मूलक। क्या बन गया? बताओ, मुक्त मूलक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये जो बना Cl डॉट, ये है 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ ये रिएक्शन करने के लिए तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? तड़पेगा, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करना है। कोई भी तत्व तो अपने बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना है? 8, तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है, ये अब अपना अष्टक पूरा करने के लिए तुरंत किसी दूसरे से रिएक्शन करना चाहेगा। अब होगा स्टेप नंबर 2। तो पहले चरण में बड़ा सिंपल है, अगर मैंने ब्रोमीन लिया होता तो यहाँ Br सिंगल बॉन्ड Br करके तोड़ देते, आयोडीन लिया होता तो आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड धूप में तोड़ देते, आई डॉट बना देते, Br2 लेने पे यहाँ Br डॉट बन जाता। जिस भी तरह का आप हैलोजन लोगे उस टाइप का मुक्त मूलक पहले चरण में आप बना लोगे। बन गया? तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ करके क्लोरीन मुक्त मूलक हमने बना दिया। अब आइए, अब होगा चरण नंबर 2, इसको बोला जाता है श्रृंखला दीर्घीकरण। श्रृंखला दीर्घीकरण, श्रृंखला दीर्घीकरण, जिसको आप बोलते हो चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन। इस चरण में क्या होगा बेटा? इस चरण में ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है, ये अपने ही जैसे और मुक्त मूलक बनाएगा। श्रृंखला दीर्घीकरण में क्या होता है, जो मुक्त मूलक बने हैं उनसे और ज्यादा मुक्त मूलक बनेंगे। देखो मुक्त मूलक की एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ नीचे दिख रही है, रेडिकल। मुक्त मूलक अपने ही जैसे और रेडिकल बनाता है, अपने ही जैसे और रेडिकल बनाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त शराबी है, वो चाहेगा कि तुम भी शराब पीने लो, तुमको अपने जैसा ही तो बनाना चाहेगा। जैसे मान लीजिए तुम्हारी मित्रता बहुत ज्यादा है किसी शराबी मित्र से, या जो नशा वशा करता है, तो अगर तुम उसके कांटेक्ट में ज्यादा रहोगे तो तुमको भी वो अपनी आदतें सिखा देगा, तुमको भी बिगाड़ देगा। उसी तरह से ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये जाएगा मेथेन के पास रिएक्शन करने। किसके पास जाएगा? अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन के पास रिएक्शन करने जाएगा। तो ये है मेथेन। चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये मेथेन है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। और अभी मैंने बताया एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक आएगा मेथेन से रिएक्शन करने। किससे रिएक्शन करने आएगा? मेथेन से। तो ये आया क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन से रिएक्शन करने, Cl डॉट। Cl डॉट आया। इस Cl डॉट के आने के कारण, इस Cl डॉट के आने के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कोई एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन वाले? 4। इस क्लोरीन मुक्त मूलक के आने के कारण कोई एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन कर लेगा, बराबरी से टूट जाएगा। मान लो ये वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाला क्लोरीन मुक्त मूलक के आने के कारण बराबरी से टूट जाएगा, और जब ये होमोलिटिक फ्यूजन करेगा तो कार्बन पे एक डॉट आ जाएगा और एक डॉट हाइड्रोजन पे आ जाएगा।
आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? तो क्यों टूटा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड में संविदलन क्यों हुआ? क्लोरीन मुक्त मूलक के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रेडिकल अपने ही जैसे और रेडिकल बनाता है, ये तो बेचारा परेशान हो ही गया, क्योंकि इसका जो है अष्टक कंप्लीट नहीं है। तो जो परेशान आदमी होता है वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। जैसे मान लो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तार मित्र मजा करते हो, तो तुम सोचो कि हम इतना परेशान हो, ये रोज पार्टी जाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उनको भी तुम चाहोगे कि वो परेशान हो जाए। तो क्लोरीन मुक्त मूलक जो है ये क्या करेगा? ये जाएगा मीथेन से रिएक्शन करेगा, और मीथेन के कांटेक्ट में आने पर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के किसी एक बॉन्ड को बराबरी से तोड़ देगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, दो और मुक्त मूलक तैयार होंगे, H 3 तो हाइड्रोजन रहेंगे कार्बन के साथ। अब एक बॉन्ड टूट गया, अब इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा, तो कार्बन पे एक डॉट आ जाएगा और एक डॉट किसके ऊपर आ जाएगा? हाइड्रोजन के ऊपर। तो बताओ दो और मुक्त मूलक बन गए कि नहीं बन गए? दो और मुक्त मूलक बन गए। अब बताओ क्या होगा बेटा? ये जो दूसरा वाला Cl डॉट यहाँ बचा था, ये H डॉट से कंबाइन कर लेगा और बना देगा HCl। क्या बना देगा? HCl, यानी ये दोनों कंबाइन करके H डॉट और Cl डॉट कंबाइन करके बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि Cl का डॉट और H का डॉट कंबाइन करके क्या बन जाएगा? बॉन्ड HCl बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि क्या ये H डॉट दोबारा C डॉट से कंबाइन नहीं हो सकता था? तो यही तो आपने तोड़ा है, इसको दोबारा जोड़ दो तो दोबारा मीथेन बन जाएगी भाई, है ना? अब देखो अब क्या होगा? अब ये जो मीथेन था ये बेचारा सुखी जीवन जी रहा था, इसमें कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन क्लोरीन मुक्त मूलक आया और उसने मीथेन की जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? मीथेन में कार्बन के पास 4 बॉन्ड बने हुए थे और कार्बन का अष्टक पूरा था, 2 4 6 8। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8, और अष्टक पूरा था, बढ़िया जो है स्थायी था। लेकिन क्लोरीन मुक्त मूलक आया, उसने मीथेन की जिंदगी बर्बाद कर दी और ये बॉन्ड तोड़ करके इसको चेंज कर दिया मैथिल मुक्त मूलक में। ये कौन सा मुक्त मूलक है? CH3 मैथिल होता है और डॉट लगा है, इसको बोलोगे मुक्त मूलक, तो इसको बोलोगे मैथिल मुक्त मूलक। तो बताओ मीथेन को मैथिल मुक्त मूलक बना दिया कि नहीं बना दिया? अब बताओ ये मैथिल मुक्त मूलक भी तो आपका अस्थायी हो गया कि नहीं हो गया? बताओ अब ये जो मैथिल मुक्त मूलक बना है, क्या ये अब क्लोरीन को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन आया। देखो क्लोरीन Cl डॉट ने ही तो इसकी जिंदगी बर्बाद की, Cl डॉट ने ही तो मीथेन को मैथिल मुक्त मूलक बना दिया। अब ये जो मैथिल मुक्त मूलक बना है, बताओ क्या बर्तन में एक ही क्लोरीन था? जिस बर्तन में रिएक्शन करवाओगे उसमें तो लाखों क्लोरीन मौजूद है। अब ये जो मैथिल मुक्त मूलक बना है, अब ये जाएगा क्लोरीन के पास, तो कहेगा तुमने मुझे अस्थायी किया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। तो अब क्या होगा? ये जो मैथिल मुक्त मूलक है, ये जो मैथिल मुक्त मूलक है, यहाँ पे दिखाते हैं आगे, ये जो मैथिल मुक्त मूलक बना CH3 डॉट, अब ये जाएगा क्लोरीन को पकड़ लेगा और क्लोरीन का जो है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब बताओ क्या क्लोरीन एटम को तोड़ने के लिए अब धूप की जरूरत पड़ेगी? अब धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बचे हुए क्लोरीन एटम्स को, बचे हुए क्लोरीन के अणुओं को अब ये मैथिल मुक्त मूलक तोड़ेगा। अब ये मैथिल मुक्त मूलक आया, अब ये क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके 2 Cl डॉट और तैयार कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। अब क्या होगा? अब ये जो फिर Cl डॉट बचा है, ये जो Cl डॉट बना, अब ये फिर गुस्से में आएगा। अब बताओ क्लोरीन को Cl डॉट किसने बनाया? मैथिल ने। अब ये Cl डॉट बचे हुए दूसरे मीथेन के पास जाएगा और उसको तोड़ करके क्या बनाएगा? मैथिल मुक्त मूलक। और फिर मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन को तोड़ के क्लोरीन मुक्त मूलक, यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे चालू हो जाएगा और तब तक मुक्त मूलक बनते रहेंगे जब तक कि या तो मीथेन ना खत्म हो जाए या तो क्लोरीन ना खत्म हो जाए। एक लूप चल जाएगा, लूप समझ रहे हो? साइक्लिक प्रोसेस। क्लोरीन मुक्त मूलक मीथेन को तोड़ेगा और जिससे बनेगा मैथिल मुक्त मूलक, और फिर मैथिल मुक्त मूलक जा करके क्लोरीन को तोड़ के क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा। यानी अब यहाँ पे चक्र चालू हो जाएगा और कब तक मुक्त मूलक बनते रहेंगे? कब तक बनते रहेंगे? हाँ, या तो मीथेन खत्म हो जाए पहले या तो क्लोरीन खत्म हो जाए, तब ये रिएक्शन जाकर के रुकेगा। यानी एकदम मुक्त मूलक बर्तन में मुक्त मूलकों का भंडार तैयार हो जाएगा, बहुत सारे मुक्त मूलक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अब आगे होगा स्टेप नंबर 3, चरण नंबर 3 होगा, इसको बोलेंगे श्रृंखला समापन। चेन टर्मिनेशन
चेन टर्मिनेशन। तीसरा इसमें क्या होता है, जितने भी टाइप के मुक्त मूलक बने हैं उनको आप लिख लो। बताओ कौन कौन सा मुक्त मूलक बना? क्लोरीन, क्लोरीन के टूटने पे पहले टाइप का जो मुक्त मूलक बना वो था Cl डॉट। क्या बना था? Cl डॉट। दूसरा मुक्त मूलक कौन सा बना बेटा? जब मीथेन टूटा तो एक बना था CH3 डॉट और दूसरा कौन सा बना था? अगला बना H डॉट। यही तीन तरह का मुक्त मूलक तो बना है, यही तीन तरह का बना था। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी तरह का मुक्त मूलक बनता है उसको लिख लेते हैं। जैसे क्लोरीन के टूटने से Cl डॉट वाला मुक्त मूलक बना था, Cl डॉट लिख दिया। मीथेन के टूटने से क्लोरीन ने जब मीथेन को तोड़ा तो एक मैथिल मुक्त मूलक बना, एक H डॉट हाइड्रोजन मुक्त मूलक बना। अब तीसरे चरण में बड़ा ही इजी है, तीसरे चरण में जो मुक्त मूलक बनते हैं उनको कंबाइन करवा दिया जाता है। जैसे अब कंबाइन करवा के प्रोडक्ट बनवा दो। अब बताओ क्या बर्तन में केवल एक क्लोरीन मुक्त मूलक बना होगा? बहुत सारा बना होगा। क्या बर्तन में एक मैथिल मुक्त मूलक बना होगा? बहुत सारा बना होगा। और बर्तन में बहुत सारे H डॉट भी बने होंगे। अब इनमें होगा कॉम्बिनेशन, ये मुक्त मूलक आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट में तैयार हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या संभावना है। पहली संभावना कि ये Cl डॉट अपने ही जैसे दूसरे Cl डॉट से मिल जाए और ये H डॉट एक Cl डॉट और दूसरा Cl डॉट आपस में मिल जाए और डॉट डॉट मिलकर के दोबारा क्या बन जाए? बॉन्ड बन जाए और Cl2। तो एक संभावना ये है ना कि Cl डॉट अपने ही जैसे दूसरे Cl डॉट को पकड़ ले और पकड़ करके Cl2 बना दे दोबारा। और एक संभावना क्या है कि ये वाला कि ये CH3 डॉट और Cl डॉट ये आपस में कंबाइन कर ले और डॉट डॉट मिलकर के एक बॉन्ड बन जाए और बन जाए CH3, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। और क्या संभावना है? H डॉट और Cl डॉट के मिलने की। H डॉट और अगर बताओ H डॉट और Cl डॉट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? H का डॉट और Cl का डॉट मिलकर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा HCl। और क्या संभावना है बताओ? क्या दो H डॉट भी मिलेंगे? दो H डॉट अगर मिलेंगे तो ये H2 भी तो बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? और एक और संभावना है कि दो CH3 डॉट मिल जाएगा, ये CH3 डॉट और प्लस में CH3 डॉट और ये दोनों मिल जाएंगे तो ये भी तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन। क्या बनेगा? अब बताओ इतने तरह का प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। क्या बिना मैकेनिज्म के तुमको यहाँ पे वो सारे नजर आ रहे हैं? सारे कहाँ नजर आ रहे हैं? केवल हमें एक ही तो नजर आ रहा है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा है कि इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट आपका एथेन भी होगी, एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन भी होगी और बाकी ये मैथिल क्लोराइड और HCl तो बनेंगे ही बनेंगे। तो बिना मैकेनिज्म के हमें केवल दो ही नजर आ रहे थे यहाँ पे, एक क्लोरोमेथेन और एक HCl। लेकिन मैकेनिज्म करने पे पता चला कि इसमें मैथिल मुक्त मूलक बनेंगे और अगर मैथिल मुक्त मूलक ने अपने ही जैसे दूसरे मैथिल मुक्त मूलक से कंबाइन कर लिया तो यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बन के सामने आएगा वो होगी एथेन। क्या होगी? तो इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट क्या होगा? एथेन भी होगी, एथेन भी होगी। तो बिना मैकेनिज्म के हमें नहीं नजर आ रहा है। समझे बात को? तो इसीलिए मैकेनिज्म से सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि धूप का काम क्या था और कौन कौन से बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बने जो हमें यहाँ पे रिएक्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सारी बातें स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो कितने चरणों में रिएक्शन हुआ? 3 चरणों में। एक बार जल्दी से देखो। सबसे पहले चरण में जो हैलोजन आप लेंगे वो धूप की प्रेजेंस में उसके बॉन्ड में होमोलिटिक फ्यूजन होगा, समविदलन होगा और ये बॉन्ड टूटने से दो मुक्त मूलक तैयार हो जाएंगे Cl डॉट Cl डॉट। दूसरे चरण में मुक्त मूलक अपने ही जैसे और मुक्त मूलक बनाएगा और ये जाएगा मीथेन से रिएक्शन करेगा। इसके आने के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कोई एक बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन करेगा और दो मुक्त मूलक और तैयार हो जाएंगे, एक CH3 डॉट और एक H डॉट। अब ये जो मैथिल मुक्त मूलक बना ये अस्थायी हो गया। अब ये जाकर के क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। क्या अब क्लोरीन को तोड़ने के लिए धूप की जरूरत है? नहीं है। अब तो मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन को तोड़ देगा आगे। तो इस रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए धूप की जरूरत है। जब एक बार रिएक्शन होने लगे तो ले गए जाओ बर्तन का अंधेरे में लुकवाई लो, तब वो रिएक्शन हुआ करे। इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए धूप की जरूरत है क्योंकि एक बार जब क्लोरीन मुक्त मूलक बन जाएगा धूप की प्रेजेंस में तब आगे रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा, फिर आपको धूप की आवश्यकता नहीं है इस रिएक्शन। समझ गए? तो एक बार जब ये मैथिल मुक्त मूलक बन जाएगा तो ये क्लोरीन को खुद तोड़ने लगेगा जाकर के और क्लोरीन मुक्त मूलक बनने लगेंगे। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक मैथेन को तोड़ के मैथिल मुक्त मूलक बनाते रहेंगे और फिर मैथिल मुक्त मूलक क्लोरीन को तोड़ के क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता रहेगा और एक लूप चल जाएगा। कितने तरह के मुक्त मूलक बनेंगे? 3 तरह के। एक बनेगा Cl डॉट, एक बनेगा CH3 डॉट और एक बनेगा H डॉट। अब जितने भी तरह की पॉसिबिलिटी हो इनको आपस में कंबाइन करके उतने तरह का प्रोडक्ट बना दो।
Cl डॉट अगर Cl डॉट से मिल गया तो Cl2 बन जाएगा, Cl डॉट अगर CH3 डॉट से मिल गया तो CH3Cl क्लोरोमीथेन बन जाएगा। अगर दो H डॉट मिल गए तो H2 बन जाएगा, एक H डॉट और एक Cl डॉट मिल गया तो HCl बन जाएगा, और दो CH3 डॉट मिल गए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बन जाएगी। लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बनेगा यही होगा, क्लोरोमीथेन। ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ये सब भी दोबारा बर्तन में थोड़े थोड़े बनेंगे। क्लोरीन अगर बनेगा तो दोबारा यूज हो जाएगा, दोबारा यूज हो जाएगा ना, क्लोरीन बनेगा तो दोबारा यूज हो जाएगा, तो ये बनेगा और यूज होता रहेगा। और ये एथेन भले ही एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिएक्शन में बनेगी, बड़ी थोड़ी मात्रा में बनेगी, लेकिन बनेगी बनेगी। तो ये है इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो 3 चरणों में होता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए। फिर अगर आपको ब्रोमीनीकरण करवाना होगा तो Cl2 की जगह आप क्या ले लोगे? ब्रोमीन ले लोगे, एकदम सेम। जहां पे Cl है वहां पे जगह जगह Br कर दोगे। ब्रोमीनीकरण एकदम क्लोरीनीकरण की तरह होता है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप मीथेन का ब्रोमीनीकरण करवा के लाओगे, एकदम सेम रहेगा। बस जहां पे मैंने Cl2 लिया है वहां पे आप क्या ले लोगे? Br2 ले लोगे। जहां जहां Cl है वहां Br लगा करके आप मीथेन का ब्रोमीनीकरण करवा के लाओगे, ब्रोमीनीकरण करवा के लाओगे। फिर आयोडीनीकरण के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे। देखो, एल्केन के क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन के आयोडीनीकरण के बारे में। तो जिस प्रकार से क्लोरीनीकरण होता है सेम उसी प्रकार से ब्रोमीनीकरण भी होता है, लेकिन एल्केन का आयोडीनीकरण थोड़ा स्पेशल है। जैसे यहाँ से देखो, जैसे अगर हम मीथेन का आयोडीनीकरण करवाना चाहें तो मीथेन का रिएक्शन हम आयोडीन से करवाएंगे। तो ये हमने मीथेन का रिएक्शन आयोडीन से करवाया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यही होगा कि आपकी एल्केन के हाइड्रोजन हटेगी और उसके स्थान पे इस बार आयोडीन चला जाएगा, आइडो एल्केन बनेगा, आइडो एल्केन बनेगा। लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन में समस्या ये है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ये है एक प्रबल अपचायक। क्या है? प्रबल अपचायक, प्रबल अपचायक। ये क्या होता है? प्रबल अपचायक क्या होते हैं? देखो, ऐसा यौगिक जो H- देता है उसको बोलते हैं अपचायक, अपचायक। तो जो HI है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये कूद करके देता है H-, तो होता क्या है कि मीथेन का आयोडीनीकरण करवाने पर ये जो HI बनता है ये एक प्रबल अपचायक है और ये H- हाइड्राइड आयन देता है। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करता है? बनने वाली आयोडोमेथेन पे दोबारा अटैक कर देता है और यहाँ से आयोडीन को हटा करके खुद जा करके जुड़ जाता है और फिर ये आयोडोमेथेन दोबारा मीथेन में बदल जाती है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, यानी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है ऐसे। इस तरह से तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। इस तरह से तो हम आयोडोमेथेन बना ही नहीं पाएंगे। तो इस रिएक्शन के साथ समस्या ये है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है HI, वो एक प्रबल अपचायक है। ये करेगा क्या? ये H- आयन देगा और ये H-, देखो जो H- देता है वो अपचायक होता है, हाइड्राइड आयन जो देता है। तो ये जो आयोडोमेथेन बनी, इस आयोडोमेथेन पर ये H- दोबारा अटैक कर देगा और अटैक करके यहाँ से ये आयोडीन को हटा देगा और आयोडीन को हटा करके दोबारा खुद जा करके जुड़ जाएगा। जब ये खुद जुड़ जाएगा तो यहाँ से आयोडोमेथेन से दोबारा मीथेन बन जाएगी। तो आप बार बार आयोडोमेथेन बनाएंगे और ये HI उस आयोडोमेथेन को दोबारा मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, आयोडोमेथेन तुमको मिलेगी ही नहीं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम इस रिएक्शन में क्या करते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग। किसका प्रयोग करोगे? प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग। प्रबल ऑक्सीकारक का, ये ऑक्सीकारक क्या होता है भाई? ऑक्सीकारक मतलब जो दूसरे का ऑक्सीकरण करवा दे। बताओ हमारे लिए समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है? HI। यही तो दिक्कत पैदा कर रहा है। ये आयोडोमेथेन को दोबारा मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन में प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे और ये ऑक्सीकारक जो हम लेंगे वो करेगा क्या? HI को, ये जो HI बाई प्रोडक्ट के रूप में बना है, जो हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है, जो आयोडोमेथेन को मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेगा? इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीकृत करके आयोडीन बना देगा। क्या बना देगा? और प्रबल ऑक्सीकारक जिस रिएक्शन में लेते हैं वो या तो हो सकता है सांद्र HNO3, सांद्र HNO, और या तो हो सकता है आपका ये दूसरा HIO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये है हाइड्रियोटिक एसिड।
तो इन दोनों एसिड्स में से आप कोई भी अम्ल अगर इस रिएक्शन में यूज कर लेंगे तो ये अम्ल क्या करेंगे, बनने वाले HI को ये आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देंगे। और जब ये HI आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाएगा तो वो समस्या दूर हो जाएगी जो ये बार बार आयोडोमेथेन को मेथेन में कन्वर्ट कर दे रहा था। तो यहाँ पे क्या करोगे, मान लो इस रिएक्शन में अगर मैं यहाँ पे लिखूं HiO3 तो आपको एरो पे लिखना पड़ेगा नीचे कि आपने इस रिएक्शन में HiO3 लिया है या HNO3 लिया है, वरना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बात समझे? तो मेथेन का या किसी भी एल्केन का आयोडीनीकरण करवाते समय आप रिएक्शन में प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करोगे ताकि वो प्रबल ऑक्सीकारक क्या करे, वो प्रबल ऑक्सीकारक बनने वाले HI को, हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर दे, आयोडीन में ऑक्सीकृत कर दे। तो जैसे यहाँ पे जब आप इस रिएक्शन में HI लोगे, HiO3 लोगे तो HiO3 क्या करेगा, ये HiO3 क्या करेगा, ये बनने वाले HI के साथ रिएक्शन करेगा और इसको ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और साथ में यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी बन जाएगा। अब बताओ जब ये HI आयोडीन में बदल जाएगा तब ये समस्या खत्म हो जाएगी जो आयोडोमेथेन मेथेन में कन्वर्ट हो रही थी। तो इसीलिए इस रिएक्शन में HiO3 या HNO3 का प्रयोग करना बड़ा आवश्यक होता है। तो ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये बनने वाले हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीकृत करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि दोबारा आयोडोमेथेन मेथेन में कन्वर्ट नहीं होती और हमें जो है आयोडोएल्केन प्राप्त होती है। बात समझ में आई? तो एल्केन का आयोडीनीकरण करवाते समय किस बात का ध्यान रखोगे, किस बात का ध्यान रखोगे? रिएक्शन में प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे। अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक नहीं लेते हो तो क्या दिक्कत आएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा, ये HI आयोडोमेथेन से मेथेन बनाने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो इसीलिए जो है रिएक्शन में प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे। नोट करेंगे।